हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 2024 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये पीवाईक्यू जो है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का होगा और क्वेश्चन पेपर हमारा बीयू का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास जो है क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज है, ये हमारा जो कई सारा पार्ट में बटा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लंबा चला जाता है जो टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वीडियो को 3-4 पार्ट में बनाए हुए हैं। 3 से 4 पार्ट आपका अवेलेबल होगा, आप बाकी पार्ट जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको एक और बात बता देते हैं, अगर ऑडियो का इशू है या लो वॉइस आ रहा है तो आप जो है ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, आवाज अच्छा सुनाई देगा आपको। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और इसका क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत आसान है ये सवाल। जो है हमारा बहुत आसान है। क्या कहता है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन रोल ऑफ शियर स्ट्रेंथ इन स्लोप स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग स्लोप स्टेबिलिटी समझते हैं होता क्या है। जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में हमारा क्या है कि ये जो है एक रोड बना हुआ है और पहाड़ी इलाका में ये रोड बना हुआ है। पहाड़ पर का मिट्टी कट के जो है रोड पे आ गया, यानी कि पत्थर वाला टुकड़ा चाहे मिट्टी जो भी को गिर के रोड पे आ गया है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो पहाड़ वाला इलाका इधर तुम देखोगे तो हल्का ढलान जैसा, यहाँ पे स्लोपी एरिया है। ठीक ना, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। स्टेबिलिटी करने का मतलब हुआ कि ये जो हमारा ढलान वाला एरिया है ये हमारा अस्थिर रहे, इसका मिट्टी चाहे पत्थर का टुकड़ा कट के रोड पे ना आए। स्लोप स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा ढलान वाला एरिया है, ठीक है, इसमें जो भी मिट्टी है चाहे पत्थर का टुकड़ा है, ये कट के हमारा रोड पे ना आए, इसी को हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप या स्लोप स्टेबिलिटी के रूप में समझते हैं। बात समझ में आ गई। स्लोप स्टेबिलिटी क्या समझ गए ना, कि हमारा ये जो स्लोपी एरिया है, ढलान वाला एरिया, इस पर का मिट्टी चाहे मटेरियल कट के रोड पे ना आए, इसी को हम लोग स्लोप स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको इन्फ्लुएंस करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है कि ये मिट्टी कट के ना आए ना गिरे, तो ये किस किस चीज पे निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल जो है गवर्न किया जाता है कई सारा जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और मैकेनिकल फैक्टर पे। ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर अफेक्ट करता है मेनली इस स्लोप की स्टेबिलिटी को, वो कौन कौन सा फैक्टर है। पहला फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ स्लोप। स्लोप के ज्योमेट्री पे हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है सर। ठीक है, हमारा जो स्लोप है इसके ज्योमेट्री पे निर्भर करेगा, जैसे स्लोप एंगल पे निर्भर करेगा, स्लोप के हाइट पे निर्भर करेगा, शेप ऑफ स्लोप पे निर्भर करेगा कि हमारा कॉनकेव शेप का स्लोप है कि कॉन्वेक्स शेप का है, तो उस पे ये हमारा जो निर्भर करता है कि स्टेबिलिटी कैसा रहेगा। दूसरा हमारा जो है किस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है सर, सॉइल एंड रॉक प्रॉपर्टीज। हमारा जो सॉइल है, ठीक है, या फिर जो हमारा रॉक है उसके प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी सर, जैसे कि शियर स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा, अगर शियर स्ट्रेंथ अच्छा है तो मटेरियल कट के नहीं गिरेगा, रोड पे नहीं गिरेगा। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा सर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पे भी हमारा डिपेंड करता है। ठीक ना, तो हमारा जो मटेरियल कट के रोड पे गिर जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं मिलता है वहां देखने को, वो ये सब कारण से हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मटेरियल कट के रोड पे ना गिरे, स्टेबिलिटी अच्छा रहे, तो आपको शियर स्ट्रेंथ अच्छा रखना पड़ेगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल अच्छा होना चाहिए सर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल भी आपका सही होना चाहिए, तो ये सब चीज मायने रखता है। इसके साथ साथ हमारा स्टेबिलिटी किस पे निर्भर करता है सर, ग्राउंड वाटर पे भी निर्भर करता है और पोर वाटर प्रेशर पे निर्भर करता है। मतलब जमीन के अंदर जो हमारा ग्राउंड वाटर है, पोर वाटर है, वो सब पे भी हमारा स्टेबिलिटी निर्भर करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप किस पे निर्भर करेगा, ज्योमेट्री ऑफ स्लोप पे, सॉइल और रॉक प्रॉपर्टीज पे, ग्राउंड वाटर और पोर वाटर प्रेशर पे निर्भर करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और किस पे निर्भर करता है सर, एक्सटर्नल लोड्स पे भी निर्भर करता है आपका। ठीक है, कि हमारा इसके ऊपर लगने वाला लोड्स कौन कौन सा कैसा है। उसके बाद इन्वायरमेंटल और टाइम इफेक्ट पे भी हमारा निर्भर करेगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि वेदरिंग पे, इरोजन पे, ये सब पे भी हमारा करता है निर्भर। ठीक ना, तो ये सब जो पॉइंट आपको बताया इस पे हमारा क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करता है या निर्भर करता है। इसके साथ साथ वेजिटेशन और ह्यूमन एक्टिविटी पे भी निर्भर करता है। वेजिटेशन या ह्यूमन एक्टिविटी करने का मतलब क्या हुआ, वेजिटेशन रूट्स इंप्रूव नियर सरफेस स्टेबिलिटी। जैसे कि मान के चलो हमारा ये पहाड़ी इलाका है, इस पे हम लोग जो है पेड़ पौधा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, पेड़ पौधा जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। वो क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, जिस वजह से मिट्टी हमारा जो है जमीन पे कट के नहीं गिरता है।
ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन इंक्रीजेस फिल्ट्रेशन एंड इरोजन। अगर आप ये पेड़ पौधा को काट के हटा दीजिएगा तो आपका जो है क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा और मिट्टी कट के जो है गिरने लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो स्लोपी एरिया है, ढलान वाला जो इलाका है, वहां पे हमारा स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, वेजिटेशन का काम करते हैं। वेजिटेशन बोले तो सर, ठीक है, वेजिटेशन बोले तो सर मतलब हम लोग पेड़ पौधा उगाने का काम करते हैं वहां पे। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है कि रोल ऑफ शियर स्ट्रेंथ इन स्लोप स्टेबिलिटी। स्लोप स्टेबिलिटी में शियर स्ट्रेंथ का क्या रोल है? ठीक है, तो शियर स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट्स द सॉइल्स रेसिस्टेंस टू स्लाइडिंग अलोंग ए पोटेंशियल फेलियर सरफेस। आपका इस जो ढलान वाला इधर से मिट्टी वाला पार्ट है, ठीक ना, ये ढलान हमारा जो है कट के जो है नीचे जमीन पे आ जाता है। ठीक, शियर स्ट्रेंथ क्या करता है, ये मिट्टी को कट के अलग होने नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? शियर स्ट्रेंथ क्या करता है, ये जो मिट्टी कट के हमारा नीचे जमीन पे आ गया, इस मिट्टी को जो है शियर स्ट्रेंथ कटने नहीं देता है। तो ये सबसे बड़ा योगदान क्या है कि ये मिट्टी को नीचे गिरने नहीं देता शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कोहेशन एंड फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक, हायर शियर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस द रेसिस्टिंग फोर्स एंड हेंस इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर मान के चलो कि ये जो हमारा सॉइल है, ठीक है, आपको हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ढलान वाला एरिया है, ठीक है, इसमें से मिट्टी कट के गिर जाता है, उसी कटाव को हमको रोकना होता है। ठीक, तो अगर सॉइल का शियर स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो ये मिट्टी कट के जो है नीचे नहीं गिरने देता है। बात समझ में आ रही है? क्या करें, अगर सॉइल का शियर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा तो ये मिट्टी कट के नीचे नहीं गिरता है। इसलिए हमको क्या चाहिए कि ऐसा सॉइल चाहिए जिसका शियर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो। ठीक है, यानी कि अगर शियर स्ट्रेंथ बहुत हाई होगा, इससे हमारा क्या होगा, रेसिस्टिंग फोर्स इंक्रीज करेगा, मतलब ये मिट्टी को कट के नीचे नहीं गिरने देगा, और हमारा क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपका शियर स्ट्रेंथ का रिडक्शन होता है, मतलब अगर आपका सॉइल में शियर स्ट्रेंथ कम होता है, किसके वजह से, सैचुरेशन की वजह से या फिर वेदरिंग की वजह से। सैचुरेशन करने का मतलब इस ये अगर मिट्टी हमारा भीग जाएगा तो मिट्टी कट के गिर सकता है, या फिर वेदरिंग हो जाए, सॉइल का वेदरिंग आप पढ़े हो चैप्टर 1 में। तो वैसे कंडीशन में अगर ये सब चीज होता है तो आपका स्लोप फेलियर हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज से हमारा शियर स्ट्रेंथ घटता है। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ हमारा क्या बताता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताता है लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड में। यानी कि कुल मिला के हमारा जो है शियर स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा योगदान है। कितना बड़ा योगदान है आपको बताते हैं। हम लोग जो है पूरा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप चैप्टर में किस चीज का बात करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात करते हैं। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ऊपर में हमारा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, और नीचे हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेस का रेशियो होता है। बात समझ में आ रही है? ऊपर में हमारा जो है शियर स्ट्रेंथ होता है और नीचे हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। तो हमको क्या चाहिए कि अगर आपको स्लोप स्टेबल चाहिए तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि सॉइल का क्या होना चाहिए, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो कुल मिला के शियर स्ट्रेंथ का क्या योगदान है सर स्लोप स्टेबिलिटी में। शियर स्ट्रेंथ हमारा मिट्टी को कट के गिरने नहीं देता है, जितना ज्यादा शियर स्ट्रेंथ होगा स्लोप हमारा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आइए हम लोग जो है ये न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए डायरेक्ट शियर टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ए सैंडी सॉइल सैंपल। एक सैंडी सॉइल है, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना आपको हम सिखाते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सैंडी सॉइल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सी का वैल्यू 0। ठीक है, क्वेश्चन में सैंडी सॉइल कहीं भी लिखा हुआ, सी का वैल्यू 0। द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डेड, एक डायरेक्ट शियर टेस्ट किया गया, उसमें ये सब डाटा जो है आपका रिकॉर्ड हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, शियर स्ट्रेस एट फेलियर कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, फेलियर पे हमारा शियर स्ट्रेस कितना होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस आपको निकालना है जब पोर वाटर प्रेशर 20 होगा, और कोहेशन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यानी कि सी और फाई निकालना है। बात समझ में आ रही है? ये सब चीज निकालना है हमको, और ये हमको टेस्ट का डाटा दिया हुआ, कौन सा टेस्ट है, डायरेक्ट शियर टेस्ट है। बात समझ में आ गई? तो कैसे कैसे क्या क्या निकालेंगे सर, ये समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कहता है, द शियर स्ट्रेस एट फेलियर, फेलियर के समय शियर स्ट्रेस कितना होगा ये बताइए। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस को जनरली हम लोग किससे दिखाते हैं,
शियर स्ट्रेस एट फेलियर, ये क्या हो जाएगा, टॉ एफ। ठीक है, टॉ एफ मतलब एफ बताता है शियर स्ट्रेस एट फेलियर को। तो आप पढ़े होंगे बचपन में, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है हमारा सर, फोर्स बटा एरिया होता है। शियर फोर्स बाय एरिया होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बाय एरिया। क्वेश्चन में शियर फोर्स कितना दिया हुआ, 90 किलो न्यूटन, एरिया 0.6 दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 बाय 0.6, यानी कि हमारा शियर स्ट्रेस एट फेलियर कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सर हमारा 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा सर शियर स्ट्रेस एट फेलियर निकल के आएगा सर। बात समझ में आ रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द इफेक्टिव स्ट्रेस इफ पोर वाटर प्रेशर इज 20। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा अगर पोर वाटर प्रेशर हमारा जो है सर क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा बार से दिखाते हैं। सिग्मा बार बराबर हमारा क्या होता है, सिग्मा माइनस यू होता है, यानी कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। ये क्या होता है हमारा सर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। टोटल स्ट्रेस हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये हमको 150 दिया हुआ है। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर हमारा कितना है सर, 20 दिया हुआ है। यूनिट लगा दीजिए इसमें, किलो पास्कल। तो यहाँ से जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आएगा 150 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 130 किलो पास्कल। यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस भी निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ क्या कहता है, द कोहेशन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। कोहेशन को हम लोग सी दिखाते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को क्या दिखाते हैं, फाई दिखाते हैं। आपको सी और फाई का जो है वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक, अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे, क्वेश्चन के लैंग्वेज में सैंडी सॉइल लिखा हुआ है। सैंडी सॉइल मतलब सी का वैल्यू 0, तो हमको तो क्वेश्चन से हमको पता चल गया कि सी का वैल्यू 0 होगा। अब हमको सिर्फ फाई निकालना है, वो भी किससे, मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया से। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन में ही सर सैंडी सॉइल लिखा हुआ है, इसका मतलब सी का वैल्यू 0 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ फाई निकालना है। फाई निकालने का तरीका क्या है सर, मोहर कुलम से। आइए आपको हम फॉर्मूला बताते हैं। फ्रॉम मोहर कुलम क्राइटेरिया, मोहर कुलम क्राइटेरिया से हमको क्या मालूम है सर, मोहर कुलम क्राइटेरिया से हमको मालूम है कि हमारा जो है टॉ बराबर क्या होता है, टॉ एफ बराबर सी प्लस सिग्मा बार टेन फाइव होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये हमारा मोहर कुलम के अनुसार होता है। क्वेश्चन में हमको सैंडी सॉइल दिया हुआ है। सैंडी सॉइल इसका मतलब क्या हो गया सर, सी का वैल्यू 0 हो गया। सैंडी सॉइल इसका मतलब क्या हो गया सर, सी का वैल्यू हमारा सर क्या हो गया, 0 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से आइए, टॉ एफ का वैल्यू हमने अभी थोड़ा देर पहले निकाला है, हमारा कितना आता है, ये आता है सर 150। ठीक है,
सी का वैल्यू कितना आता है हमारा सर? सी का वैल्यू हमारा सर 0 आएगा, ठीक ना, क्योंकि सैंडी सॉइल है। प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस चाहे नॉर्मल स्ट्रेस जो भी अभी तुरंत हमने निकाला है वो हमारा आता है 130 किलो पास्कल आता है। बात समझ में आ रही है? और 10 फाई आ गया, आपको यहीं से फाई निकालना है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा? 150 बाय 130 हो जाएगा। देयर फोर फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इनवर्स 150 बाय 130 हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? कैलकुलेटर में डालिए, अपना निकालिए, हम भी अपना कैलकुलेटर। मेरा आता है फाई का वैल्यू 5 बराबर 49.1 डिग्री के आसपास हमारा जो है फाई का वैल्यू आता है। समझ गए? मेरा वैल्यू इतना ही आता है, तो ये मेरे अनुसार फाई का वैल्यू जो है इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, और सी हमारा क्या है सर? सी का वैल्यू 0 है। ठीक, तो न्यूमेरिकल बड़ा आसानी से बन गया हमारा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल कहता है व्हाट मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड इन सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन में कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सा फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन होता क्या है? सॉइल एक्सप्लोरेशन करने का मतलब जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड जिसपे हमको कंस्ट्रक्शन करना, उसके नीचे का हमारा मिट्टी कैसा है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा क्या करना क्या कहलाता है? सॉइल एक्सप्लोरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर में हम लोग क्या कर रहे हैं? गड्ढा किए हुए हैं, तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे सॉइल का जो है अलग लेयर है। सॉइल का अलग अलग कलर से पता चल रहा है कि सॉइल का अलग अलग लेयर है। फिर गड्ढा करने के बाद यहाँ पे हमारा पानी भी निकल आया है। ठीक है, तो हमको पता चल रहा है कि कुछ ही कम हाइट पे हमको सॉइल में जो है वाटर टेबल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एज ए गुड सिविल इंजीनियर हम लोग क्या करते हैं? जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग को सॉइल का आइडिया होना चाहिए कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, उसके नीचे का सॉइल कैसा है। जो सॉइल हमको दिख नहीं रहा है वो नीचे का सॉइल कैसा है वो जानकारी होना चाहिए। तो वो जो सॉइल हमको दिख नहीं रहा है वो नीचे सॉइल जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। यानी कि मिट्टी के बारे में हम लोग जो है डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए व्हाट मेथड्स आर कॉमनली, तो ये हमारा सॉइल एक्सप्लोरेशन का कौन कौन सा मेथड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास सॉइल एक्सप्लोरेशन का 3 मेथड होता है। एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल पिट्स या ट्रेंचेस बनाते हैं। क्या करते हैं इसमें सर? हम लोग ट्रायल पिट या ट्रेंचेस बनाते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं। ये जो तुम देख रहे हो ना, यही हमारा ट्रायल पिट है। बात समझ में आ रही है? ये जो हम लोग गड्ढा खोदे हुए हैं, तो इससे हम लोग पता करते हैं क्या हमारा जो है जमीन के नीचे का सॉइल कैसा दिखता है, वो हम लोग यहाँ से पता करते हैं ट्रायल पिट से। ठीक है, ट्रेंचेस कहते हैं नली को। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग गड्ढा करके पता कर लेते हैं कि हमारा जो सॉइल का लेयर कैसा है, कहाँ पानी है नहीं है, वो सारा चीज हम लोग पता कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है सेमी डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग बोरिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन का जो दूसरा मेथड है वो क्या है? सेमी डायरेक्ट मेथड, जो हम लोग बोरिंग करते हैं। गांव सब में सुना होगा तुम कि चापाकल गलाने के लिए हम लोग जो बोरिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से बोरिंग किया जा रहा है, इसको हम लोग वाश बोरिंग कहते हैं। तो ये जो हमारा बोरिंग मेथड है, तो ये भी हमारा क्या है? सॉइल एक्सप्लोरेशन का टेक्निक है। हमको जो है जमीन के अंदर का सॉइल के बारे में जानकारी देता है ये बोरिंग मेथड। ठीक ना? चलिए, तो सॉइल एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो ग्राउंड सरफेस है उसके नीचे का सॉइल कैसा है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या आता है? हम लोग जमीन में इकट्ठा कर देते हैं, जिसको ट्रायल पिट या ट्रेंचेस कहते हैं। दूसरा सेमी डायरेक्ट मेथड है सर, इसमें हम लोग बोरिंग वगैरह करते हैं। तीसरा है इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम लोग सर एडवांस टेक्नोलॉजी जियोफिजिकल मेथड्स का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें कुछ एडवांस मेथड भी है। ठीक है,
अभी के समय में कुछ एडवांस मेथड भी है। कौन कौन से एडवांस मेथड है? सबसे पहला स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ सरफेस वेव्स, सॉस करके एक एडवांस मेथड है। दूसरा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी, ईआरटी करके एक हमारे पास मेथड है सर। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा मल्टी चैनल एनालिसिस ऑफ सरफेस वेव, ये भी एक मेथड है। जियो इलेक्ट्रिकल इमेजिंग भी हमारे पास एक मेथड है सर। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन, तो ये सब हमारे पास जो है कई सारा जो है सॉइल एक्सप्लोरेशन का मेथड है। कॉमन कौन सा है? कॉमन ऊपर में तीन गो है। ठीक है, पहला हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा सेमी डायरेक्ट या बोरिंग मेथड, तीसरा क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। ये तीन मेथड ऊपर का हमारा जो है कॉमन है, बाकी सब जो एडवांस मेथड सब है। ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जमीन के नीचे का जो मिट्टी है, जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके नीचे का मिट्टी कैसा है, क्या प्रॉपर्टीज है, सॉइल कितना लेयर में है, पानी कहाँ है, ये सारा चीज हम लोग पता करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ एक्सप्लोरेशन मेथड। ठीक है, हम लोग जब सॉइल एक्सप्लोरेशन करेंगे तो ये सब जो मेथड बताए इसमें से कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, ये किस किस बात पे निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? तो हमको सबसे पहले निर्भर करेगा कि हमारा पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, कि हम लोग जो सॉइल एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं वो किस मकसद से करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा निर्भर करेगा कि हमारा जो है सॉइल का टाइप कौन सा है। तीसरा निर्भर करेगा रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ डाटा पे। ठीक है, हमको कितना एक्यूरेट डाटा चाहिए उस पर निर्भर करेगा। चौथा डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन पे हमारा निर्भर करेगा कि हमको कितना नीचे का जो है सॉइल का जानकारी चाहिए। जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, तो डेप्थ मतलब अगर हमको सॉइल से 50 मीटर नीचे चाहिए, ग्राउंड से 50 मीटर नीचे का सॉइल का जानकारी चाहिए, कि हमको ग्राउंड से जो है 80 मीटर के नीचे का सॉइल का जानकारी चाहिए, कहाँ का जानकारी चाहिए उस पर भी निर्भर करता है कि हम लोग कौन सा मीटर मेथड इस्तेमाल करेंगे। चलिए, ग्राउंड वाटर के कंडीशन पे, कि हमारा जो है जमीन के नीचे पानी कहाँ पे है उस पर भी निर्भर कर जाएगा। ठीक ना, साइट एसेसिबिलिटी और अवेलेबल इक्विपमेंट पे भी हमारा जो है निर्भर करने वाला है। ठीक है, कि हमारा जो है सॉइल एक्सप्लोरेशन में कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। साथ साथ हमारा जो है कि हमारे पास कितना टाइम में हमको मिट्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, पैसा क्या लग खर्च करेंगे हम लोग, ये सब का भी निर्भर करता है कि हमको कौन सा मेथड लगाना है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि तुम जो गड्ढा खोद के सॉइल का एक्सप्लोरेशन करते हो डायरेक्ट मेथड, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, उसमें टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर तुम जियो फिजिकल मेथड इस्तेमाल करोगे, ठीक है, इसमें टाइम कम लगेगा लेकिन कॉस्ट जो है ज्यादा पड़ जाएगा। कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, टाइम कम लगेगा जियो फिजिकल में। ठीक ना, तो हमारा जो भी मेथड है वो हमारा ये सब फैक्टर पे निर्भर करता है कि आप जो है किस कंडीशन में टेस्ट करना चाहते हैं। चलिए, फिर लोकल कोड्स और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पे भी हमारा निर्भर करता है कि आपका एरिया में जो कोड चलता है उस पे क्या है। सेफ्टी वगैरह पे भी हमारा जो है निर्भर करता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देखते हैं। ए सॉइल लेयर इज लोकेटेड एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर। एक सॉइल का लेयर है जो कि 5 मीटर के डेप्थ पे लोकेटेड होता है, विथ ए टोटल स्ट्रेस ऑफ 100 किलो पास्कल, और टोटल स्ट्रेस 100 किलो पास्कल है। ग्राउंड वाटर टेबल इज 2 मीटर डेप्थ एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इतना। कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर के डेप्थ पे इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या कह रहा है सर? ठीक है, ये हमारा क्या कह रहा है सर? देखिए, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हमको क्वेश्चन का पता ही नहीं चलता क्या कह रहा है नहीं कर रहा है। ठीक ना, हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी चीज जो कह रहा है वो क्या कर रहा है? देखिए, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। सॉइल इज लेयर इज लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ 5 मीटर, तो मान के चलो कि ये हमारा सर क्या है? ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ग्राउंड लेवल है। एक सॉइल का लेयर है जो कि 5 मीटर के डेप्थ पे अवेलेबल है। मान के चलो ये तुम्हारा क्या हो गया? सॉइल लेयर हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका डेप्थ कितना है सर? ये कितना दूरी पे सॉइल लेयर अवेलेबल है सर हमारा? 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये अवेलेबल है। बात समझ गए? चलिए, तो सॉइल लेयर हो गया 5 मीटर के डिस्टेंस पे। अब क्या कह रहा है? विथ ए टोटल स्ट्रेस ऑफ 100 किलो पास्कल। टोटल स्ट्रेस जो है हमारा सिग्मा क्या दिया हुआ है? 100 किलो पास्कल दिया हुआ है।
द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है यहाँ पे 2 मीटर के डेप्थ पे है। तो मान लो कि ये हमारा सर क्या हो गया, ग्राउंड वाटर टेबल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सर, वाटर टेबल हो गया। इसको दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से सिंबल से दिखा देते हैं। तो ये कितना दूरी पे है हमारा सर, ये है हमारा 2 मीटर के दूरी पे है। ठीक है, तो यानी कि नीचे का दूरी हमारा कितना बच गया, ये हमारा बच गया सर 3 मीटर बच गया। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ से समझ चुके हैं। द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर। ठीक है, और यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है वो हमको 18 दिया हुआ है, गामा का वैल्यू हमको 18 दिया हुआ है। समझ गए, गामा का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक ना। चलिए, तो हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर फॉर्मूला के अनुसार बात करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बार से हम दिखाते हैं, कुछ लोग सिग्मा डैश से भी दिखाता है, माइनस यू होता है। अब सवाल है सर, क्वेश्चन में हमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, सिग्मा हमको क्वेश्चन में दे दिया है सर कि हमारा 100 होगा, यू हमको नहीं दिया है। यू कैसे निकालेंगे सर, आप वो बता दीजिए, क्वेश्चन हम बना लेंगे। देखो, यू निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं। पोर वाटर प्रेशर यू बराबर क्या होता है, गामा डब्ल्यू एच होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये हमारा क्या होता है, गामा, ये हमारा कितना हो जाएगा सर, ये गामा डब्ल्यू इंटू हाइट हो जाता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाता है ये। ठीक है, गामा डब्ल्यू का वैल्यू हमको कितना होता है 9.81 हम लोग मान लेते हैं। अगर तुम इसको 10 मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया ना। इंटू हाइट हमारा ये कितना है, 3 मीटर है। तो ये हमारा कितना आएगा, पोर वाटर प्रेशर कितना निकल के आएगा बताइए। यू का वैल्यू हमारा कितना था, पोर वाटर प्रेशर इस केस में हमारा कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 29.43 आ जाएगा मेरे अनुसार, तुम अपना मिला के देख लेना। ये हमारा हो जाएगा कितना, 29.43 आ जाएगा। तो 100 माइनस यू, 100 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 29.43 माइनस कर लेंगे, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ से क्या निकल के आएगा सर, 70.57 के आसपास निकल के आता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे कह सकते हैं, या कमेंट में आप हमको बता सकते हैं कि सर हमारा कुछ तो ऐसा आ रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आगे। तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, बाकी के लिए आप मिलिए नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में चाहे चैट में पूछ सकते हैं। ठीक ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।